चलिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th का जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 परमाणु तथा अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर की तमाम जितने भी डिटेल्स हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, सभी जानकारियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, चीजों को समझाऊंगा। A to Z टॉपिक वाइज टॉपिक में चलता रहूंगा और आपको अगर ये समझ में आए ना तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ कमेंट करके बताना है कि आपको मेरे द्वारा जो भी चीजें बताई जाती हैं वो कितना % आपको समझ में आता है। ठीक है, इससे मुझे ये पता चलता है कि मैं आपको और कितने बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए चैप्टर नंबर 3 नोट करिए, लेसन 3। इस चैप्टर का नाम है परमाणु तथा अणु यानी इंग्लिश में बोलते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी परमाणु एवं अणु या परमाणु तथा अणु। समझिए, देखिए सबसे पहले जानते हैं परमाणु के बारे में कि आखिर में परमाणु क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिए। प्राचीन काल में बहुत सारे ऋषि, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट ऋषि हैं जिनका नाम है कणाद। क्या नाम है? कणाद। ठीक है, याद रखिएगा, इनका नाम है कणाद। तो प्राचीन काल में जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे उनमें से एक महत्वपूर्ण ऋषि थे जिनका नाम था कणाद। और कुछ आधुनिक काल में वैज्ञानिक हुआ करते थे। इनका कहना यह था कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं या जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को तोड़ा जाए। क्या किया जाए? उन पदार्थों को तोड़ा जाए तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। क्या होंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। और एक समय ऐसा टुकड़ा आएगा जो और टूट नहीं सकता है। उसे ही वैज्ञानिकों ने और ये कणाद ने क्या कहा था कि यही एक छोटा सा जो कण है ना, उसी को परमाणु कहा गया। क्या कहा गया? परमाणु कहा गया। ये बात आपको समझ में आया? यानी ऋषि कणाद प्राचीन काल में इन्होंने कहा था। आधुनिक वैज्ञानिक जो थे वो भी, जैसे जॉन डाल्टन, डेमोक्रेट्स, इन्होंने भी ये कहा था कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं को अगर तोड़ा जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते जाएंगे। एक समय एक छोटा सा टुकड़ा ऐसा होगा जिसे और तोड़ नहीं सकते, तो वही छोटा सा टुकड़ा ही क्या कहलाया? परमाणु कहलाया। क्या कहलाया? परमाणु कहलाया। यानी कह सकते हैं कि परमाणु एक सूक्ष्म कण है। क्या है? परमाणु एक सूक्ष्म कण है जो क्या है? अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसे तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। परमाणु एक सूक्ष्म कण है जो अविभाज्य है, यानी जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे ये मार्कर अगर बना हुआ है तो इस मार्कर को तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, एक समय ऐसा छोटा सा कण होगा जिसे आप तोड़ ही नहीं सकते। वही छोटा सा कण यानी सूक्ष्मतम कण, ठीक है, या सूक्ष्म कण क्या कहलाएगा आपका? तो परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो आपका? परमाणु कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आया? ठीक है, लेकिन समझिए कि इन्होंने कहा कि भैया परमाणु का एक जो छोटा सा कण है, सूक्ष्म कण है, उसे आप तोड़ ही नहीं सकते, यानी वो अविभाज्य है। लेकिन ये कब तक? एक बात बताओ कि ये जब बातें बताई गई ये लगभग 18वीं सदी तक, 18वीं सदी है ना, ये 18वीं सदी
तक ही ये बात थी, लेकिन 18वीं सदी के अंत में क्या हुआ, अंत में आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस परमाणु के ऊपर रिसर्च किया और जानकारियां प्राप्त की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि परमाणु को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आया, यानी 18वीं सदी के जब अंत हुआ, अंत होने वाला था, ठीक है, तो उस समय वैज्ञानिकों ने परमाणु को क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। क्या कर दिया, परमाणु को विभाजित कर दिया। अब कौन कौन से वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित किया, ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी आपने कभी पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यही परमाणु के क्या है, छोटे छोटे कण है जिसमें परमाणु को तोड़ा गया। तो ये चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ोगे, जिसमें नाम है चैप्टर का परमाणु की संरचना, तो यही आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये बात याद रखना है कि परमाणु को क्या कहा गया कि परमाणु एक अविभाज्य है, लेकिन ये 18वीं सदी तक ही सीमित था, ठीक है। लेकिन 18वीं सदी के जैसे अंत हुआ, खत्म होने वाला था, बिल्कुल लास्ट सिचुएशन चल रहा था, उस समय वैज्ञानिकों ने परमाणु को क्या कर दिया, विभाजित कर दिया और बताया कि विभाजित हो सकती है। अब समझिए इस बात को कि जब परमाणु का विभाजन संभव हो गया, तो आखिर में उनके दिमाग में कैसे आया कि परमाणु विभाजित हो सकता है। कुछ तो कुछ सोचे होंगे ना, 18वीं शताब्दी के या सदी के अंत में उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना कि ये परमाणु टूटेगा कैसे, विभाजित होगा कैसे। तो एक्चुअली दिक्कत ये थी कि लोगों को पता ही नहीं था कि परमाणु क्या है ना, और अणु क्या है। तो जब लोगों को एक बात पता चला, तत्व है ना, यानी तत्व एवं यौगिक, जब लोगों को पता चला तत्व और यौगिक के बारे में, जब इनमें अंतर समझ में आया कि तत्व क्या है और यौगिक क्या है, तो इन्होंने समझ लिया कि भैया क्या हो सकता है, परमाणु भी तोड़ा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। तो जब उन्होंने इसके और इसके बारे में अध्ययन किया, तब जाके उन्होंने कहा कि नहीं, परमाणुओं को तोड़ा जा सकता है, और वैज्ञानिक लग गए इस परमाणु को तोड़ने में, और बाद में चलकर इस परमाणु को तोड़ दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो ये बात आपको समझ में आया, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब जब तत्व और यौगिक के बारे में उन्होंने अध्ययन किया, तो उन्होंने देखा कि जो तत्व है ना, यौगिक है, ठीक है, ये यौगिक, ये तत्व, ये यौगिक जो एक तत्वों से मिलकर ही बना हुआ है, और ये जो तत्व है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जो परमाणु होते हैं। बात समझ में आ गया, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, कौन, तत्व। और यौगिक जो है कि इन्हीं तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि जब ये सब एक दूसरे से बने हुए हैं, इसका मतलब कि अगर तत्व यौगिक बना हुआ है, कि मतलब ये कि तत्व जो है, कई सारे तत्व एक साथ जुड़े हैं, क्या हुए हैं, कई सारे तत्व एक साथ जुड़े हैं, तभी तो यौगिक बना है। वैज्ञानिकों ने ये सोचा, इसीलिए उनके दिमाग में आया कि यार ये तत्व, यानी तत्व क्या है, तो परमाणुओं से बना हुआ है ना, परमाणुओं से बना हुआ तत्व है, और तत्वों से बना हुआ यौगिक है। तो उन्होंने सोचा कि जब तत्व या यौगिक, तत्व जो है कि परमाणुओं के जुड़ने से बना हुआ है, और यौगिक तत्वों के जुड़ने से बना हुआ है, यानी संयोग करने से बना हुआ है। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि आखिर में ऐसा क्या बात है कि ये संयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं। तो इसी बेस पर उन्होंने नियम दिया, रासायनिक संयोजन का नियम। क्या नियम था, रासायनिक संयोजन का नियम, है ना, रासायनिक संयोजन का नियम। उन्होंने कहा ना कि अगर हमें नए पदार्थों का निर्माण करना है ना, वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि अगर हमें नए पदार्थों का निर्माण करना है, तो परमाणु, ठीक है, और अणु, परमाणु और अणु को एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराना होगा। बात समझ में आ गया, यानी परमाणुओं और
अणुओं के मध्य में रासायनिक अभिक्रिया कराना होगा। जब रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तभी जाके नया पदार्थ बनेगा। ये वैज्ञानिकों के दिमाग में आया, तो वही जब वैज्ञानिक दिमाग लगा रहे थे तो वही जो नियम बना मिलाने वाला, संयोजन करने वाला, उसी को कहा गया रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है, समझ में आ गया। यानी उन्होंने कहा कि जब हम नए पदार्थों का निर्माण करेंगे तो नए पदार्थों के निर्माण के लिए परमाणुओं और अणुओं के बीच रासायनिक अभिक्रिया कराना होगा, और ये रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियम का पालन करेंगी, कुछ नियमों का पालन करेगी, इसीलिए उसी नियम को रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए रासायनिक संयोजन का नियम क्या है, तो आप कहिएगा कि नए पदार्थों के निर्माण के लिए, है ना, नए पदार्थों के निर्माण के लिए परमाणुओं एवं अणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है, और ये रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों पर आधारित होती है। उस नियमों को ही क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, जो ये रासायनिक संयोजन का नियम है, ये मुख्यतः दो नियम है। कितने नियम है? मुख्यतः दो नियम है। पहला, द्रव्य अविनाशिता का नियम। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, यानी द्रव्य अविनाशिता का नियम और दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। दो नियम था ना, तो पहला ये नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? स्थिर अनुपात का नियम, या इसका भी दूसरा नाम है निश्चित अनुपात का नियम। बात समझ में आ गया? यानी दो नियम दिया गया, द्रव्य अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर में द्रव्य अविनाशिता का नियम क्या है। ठीक है, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो मैं इसे हटा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए समझिए, एकदम बेसिक से मैं इतना आसानी से कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, भले ही हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चीजों को पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दूं कि आने वाले समय में आपके साथ कभी ऐसी गलती हो ही ना कि आपसे ये प्रश्न बने ही ना, और आपका कोई आंसर गलत हो जाए। ठीक है, ये मेरा टारगेट है, और मैं इस बात को एक्सेप्ट भी करता हूं कि मैं आपको बेहतर से बेहतर सिखा दूंगा। ठीक है, ये गारंटी है, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि इस चीज को मैं सिखाने की प्रयास कर रहा हूं, और हमेशा बेहतर बनाने के लिए आपको मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं द्रव्य अविनाशिता का नियम यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक्चुअली है क्या ये द्रव्यमान संरक्षण? इसका मतलब ये हुआ कि आप देखिए, समझिए बेसिक से पहले आप दो पदार्थ ले लीजिए, चीनी और पानी। ठीक है, और उनको मिलाइए। मिलाने के बाद जो शरबत बनेगा, ठीक है, मान लीजिए आपने चीनी लिया 1 किलो, पानी ले लिया 1 किलो, है ना, या 1 लीटर कह लीजिए। जब आप दोनों को मिलाओगे तो दोनों का जो वेट होगा मिलाने के बाद, ठीक है, या जो शरबत बनेगा, क्या उनका वेट बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है? अगर चीनी 1 किलो लूं, 1 किलो पानी ले लूं, तो मिलाने के बाद कितना किलो बनेगा? अब आप सोच रहे होंगे सर 1 किलो से कम बनेगा कि 2 किलो बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि जब आप 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाओगे तो जो नया पदार्थ बनेगा ना, तो जो मिला रहे थे उसका भी द्रव्यमान
और नए वाला जो बना है उसका द्रव्यमान दोनों का बराबर होगा, यानी संरक्षित होगा। क्या होगा? संरक्षित होगा। द्रव्यमान क्या होगा? संरक्षित होगा। यानी द्रव्य अविनाशिता का नियम यही कहता है कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना, और न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी द्रव्य अविनाशी होता है। क्या होता है? द्रव्य अविनाशी होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान यानी द्रव्य को न तो उत्पन्न कर सकते हो और न ही नष्ट कर सकते हो। बात समझ में आ गया? यानी 5 किलो चीनी और 5 किलो पानी अगर मिलाओगे तो आप जो मिलाने के बाद आप चाहोगे कि कम कर दो, उसमें से चीनी कम कर दे, पानी कम कर दे, तो द्रव्य अविनाशिता यही कहता है कि जब आप मिला दोगे तो उसके बाद आप कम नहीं कर सकते, उतना बनने वाला ही है ना, उससे अधिक नहीं बनेगा। यानी द्रव्य अविनाशिता यही कहता है कि द्रव्य अविनाशी होती है, द्रव्य न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्लियर हो गया? ये क्या है? आपका द्रव्य अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान बराबर, ठीक है ना, अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनका कुल द्रव्यमान किसके बराबर होगा? तो अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले जो पदार्थ है ना उनके कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, है ना। अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। बात समझ में आ गया? यानी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे थे उनका कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बना हुआ है उसका कुल द्रव्यमान क्या होगा? बराबर होगा। यही तो है द्रव्य अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बताइए, समझ में आ गया? चलिए, अब इस द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य अविनाशिता का नियम किसने दिया था तो मैं आपको बता दूं। एक वैज्ञानिक थे 1756 ईस्वी में, उन्होंने बताया, जिनका नाम था लोमोनोसोव। क्या नाम था? लोमोनोसोव। ये वैज्ञानिक का नाम था लोमोनोसोव। 1756 ईस्वी में इस नियम के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन इसकी पुष्टि उन्होंने नहीं किया, सत्यापित नहीं किया। इसके लिए सत्यापित करने के लिए दो वैज्ञानिक, जिनका नाम था, एक का नाम था लेवासिए, क्या नाम था? लेवासिए, और दूसरे का नाम था, ठीक है, लांडोल्ट। ठीक है, क्या नाम था? लांडोल्ट। यानी ये दो वैज्ञानिक लेवासिए और लांडोल्ट ने क्या किया था कि इस नियम की पुष्टि की और जांच किया और अच्छे से इसको प्रूफ करके सत्यापित करके बताया। तो आपको इतनी बातें द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी द्रव्य अविनाशिता के नियम में आपको याद रखना है। तो ये बात आपको समझ में आ गया? अब समझिए, मैं अगर आपसे प्रश्न की बात करूं, इसमें से क्वेश्चंस कैसे भी बनाए जा सकते हैं, मैं सिंपल में ले रहा हूं। समझिए कि मैंने क्या किया कि हाइड्रोजन जो है कि मैंने ले लिया 20 ग्राम, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन ले लिया 20 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन मैंने ले लिया 50 ग्राम। और जब दोनों को मिलाया, तो ध्यान सुनिए, जब दोनों को मिलाया तो जो बनने वाला पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन बना हुआ है, ऑक्सीजन बन गया आपका 40 ग्राम। तो बताइए हाइड्रोजन कितना होगा, है ना, कितना होगा? तो आप बताइए, जब हमने इसको मिलाया है और ये बना हुआ है, तो मिलाया है H2 और O2, तो कितना? 70 ग्राम ना, तो 70 ग्राम हो जाएगा बराबर, और ऑक्सीजन 40 ग्राम निकला है, यानी ऑक्सीजन O2 कितना निकल गया है? 40 ग्राम। तो H2 कितना होगा? टोटल 70 ग्राम था, ऑक्सीजन हो गया 40 ग्राम, तो H2 कितना बचा होगा? 30 ग्राम, है ना। यानी जितना आप मिलाओगे उतना ही आपका बनेगा। यही तो है
द्रव्य अविनाशिता का नियम, यानी भैया इसका द्रव्य जो है कि मिलाने से पहले चाहे मिलाने के बाद नष्ट नहीं होने वाला है ना। द्रव्य क्या है, एक अविनाशी है। ये बात किसने बताया था, तो अभी मैंने आपको बताया लोमोनोसोव ने। किसने बताया था, लोमोनोसोव ने 1756 ईस्वी में। लेकिन इस बात की पुष्टि जो है लेवासिया और लांडोल्ट ने किया था। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम लोग जानते हैं नियम, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। देखिए स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि भैया देखिए जो अभिक्रिया आप करा रहे हो उस अभिक्रिया क्या है, उस अभिक्रिया में जो जो तत्व हैं उन तत्वों के भार का अनुपात निश्चित होता है। बात समझ में आ गया। देखिए जैसे अभी हमने मान लीजिए कि हम लेते हैं H2O, ध्यान सुनिए, ये अब एक अभिक्रिया में है H2O यानी एक जल है, तो जल में जो ये तत्व है H और ये है O, इनके जो भार का अनुपात है ना वो कहीं से भी आप जल उठा लाइए उन सभी जलों के भार का अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सेम होने वाला है। मतलब बेसिक सा बात इतना समझिए कि स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक में, किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों का, निश्चित तत्वों का, ऐसे समझिए किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्वों के भार का निश्चित अनुपात होता है ना। तत्वों का भार निश्चित अनुपात होता है। आप कह सकते हो जो तत्व है, जैसे देखिए ये H2O ये एक यौगिक है। क्या है, ये यौगिक है। H2O क्या है, एक यौगिक है। क्यों, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक तत्व आए हैं तो वो यौगिक होता है। तो देखिए H है और O है, इनका जो भार का अनुपात है ना वो क्या होगा, आपका निश्चित होगा या स्थिर होगा। इसीलिए इसे स्थिर अनुपात का नियम कहा गया या निश्चित अनुपात का नियम कहा गया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर आप स्थिर और निश्चित अनुपात के नियम के बारे में और जानना चाहते हैं तो समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि ये नियम देने के बाद वैज्ञानिक ने इसलिए ये नियम दिया कि कहा ना कि अगर आप दुनिया के कहीं से भी जल उठा लाइए, चाहे बारिश का ले लीजिए, चाहे नदी का ले लीजिए, चाहे तालाब का ले लीजिए, चाहे कुआं का ले लीजिए, कहीं का भी अगर आप पानी उठाते हो तो उस पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार का अनुपात होगा ना वो कहीं से भी पानी लिए हो ना सबका बराबर होगा, सबका निश्चित होगा। ये बहुत बड़ी बात बोल दी थी वैज्ञानिक ने। अभी नाम बताऊंगा कौन वैज्ञानिक था। तो स्थिर अनुपात का नियम आपको समझ में आ गया। क्या लिखोगे कि यदि किसी शुद्ध रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों के भार का अनुपात निश्चित होता है ना। किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्वों के भार का है ना जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है, चाहे वो किसी भी विधि के द्वारा प्राप्त किया गया हो, चाहे कहीं से भी आप प्राप्त करके लाइए। जैसे मान लीजिए कि हम गए अमेरिका से चीनी उठा लाए, तो चीनी का सूत्र अमेरिका के लिए अलग होगा और भारत का चीनी का अलग होगा, ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी लेकर आएंगे तो उनके भारों का अनुपात क्या होगा, निश्चित होगा। ये बात ये बता दिया था इस नियम ने। तो ये नियम दिया था जिनका नाम था J.L. प्राउस्ट। क्या नाम था, J.L. प्राउस्ट ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया है, तो J.L. प्राउस्ट ने। ठीक है, और ये नियम कब आया था, तो याद रखिएगा 1799 ईस्वी में। कब आया था, 1799 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपको दो नियम आपको याद रखना है। जैसे समझिए अब एग्जाम्पल के रूप में कि H2O एक यौगिक है, आप कहीं से भी जल लेकर के आइए, तालाब का लेकर आइए, पोखरा का लेकर आइए, कहाँ से लेके आना, जहाँ से समुद्र का लेकर आइए, कहीं का भी जल लेकर आएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा भारों का ना वो सेम ही होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है, तो देखिए हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 होता है। और 2 हाइड्रोजन है तो 2 एकम 2 यानी 2 भार हो गया अनुपात। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 16, तो कट जाएगा 2 8 16 यानी 1, यानी 1 संबंध 8। यानी कह सकता हूं कि जल के अंदर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है, 1 संबंध 8 होता है।
इसी तरह जितने भी सूत्र आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो आप दुनिया के किसी भी लकड़ी को जलाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कोयला को जलाएंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कपड़े को जलाएंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो इनमें कार्बन और ऑक्सीजन के भार का जो अनुपात होगा वही निश्चित होगा। यही तो कहता है ये स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, यानी लेसन 3 का परमाणु तथा अणु चैप्टर के अंतर्गत ये मैंने रासायनिक संयोजन का जो नियम था 2 परमाणु क्या है वो मैंने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या कहा था, ये सब हम लोग डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। तो आप इसका जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।